वेलकम वंस अगेन टू एलेक्सर गाइडेंस फ्रेंड्स। तो हम लोग आज देखेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है और साथ ही एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है। सीबीटी 2 ये होने का मतलब यानी कि मेंस एग्ज़ाम। सीबीटी 1 ऑलरेडी एनटीपीसी का हो चुका है। कुछ ही दिनों में उसका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के तुरंत बाद में सीबीटी 2 एग्ज़ाम होगा, मेंस एग्ज़ाम होगा। जैसे गुड्स गार्ड ऑफिसर, स्टेशन मास्टर वगैरह वहीं से बनते हैं ना। तो हम लोग आज देखेंगे मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को। 15 क्वेश्चंस को मैथ के देखेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा फ्रॉम द अरिथमेटिक पोर्शंस जो रेलवे एग्जाम में ऑलरेडी ग्रुप डी में और एनटीपीसी में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से। और ये यूजफुल होगा एसएससी या स्टेट पीएससी का जो एग्जाम होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल अदर एग्जाम्स जिसमें भी मैथ्स पोर्शन रहता है उसके लिए वीडियो बेनिफिशियल होगा। चलो फिर आज का क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। क्वेश्चन देखो इंग्लिश में और मैंने हिंदी में दोनों में ट्रांसलेशन कर दिया है ताकि आपको जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उसको फॉलो करो। क्वेश्चन सेज इफ द रेशियोज ऑफ थ्री नंबर्स आर 4:5:7 एंड देयर सम इज 320, फाइंड द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर्स इन देम। यदि तीन संख्याएं 4, 5, 7 के अनुपात में है और उनका योग 320 है, इनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो संख्याओं का रेशियो दिया है 4:5:7। ये ओरिजिनल संख्या नहीं बल्कि ये उन संख्याओं का ओरिजिनल संख्या का ही छोटा रूप है, रेशियो है। तो अगर उन ओरिजिनल संख्याओं को जब जोड़ते ना तो 320 निकलता है। सम इज 320। तो आप रेशियो को जोड़ के देखो तो कितना निकलता है। 4, 5, 9 और 7 16 निकलता है। इसका मतलब 16 का मतलब 320 है, ये हम लोग कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। तो 1 का मतलब कितना होगा पता चल जाएगा। 16 दूना 32 यानी कि 20 होता है। 1 का मतलब 20। अब हमसे सवाल क्या पूछ रहा है? सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर्स इन देम। अब यहाँ पर यानी कि जो 3 नंबर्स हैं, इनमें जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा कौन है? 4 और सबसे बड़ा कौन है? 7। तो इन दोनों का सम कितना होगा? ये पूछ रहा है। तो इन दोनों का सम यानी कि योग 4 और 7 11 होता है। तो 11 का मतलब कितना होगा? यही हमको पता करना है। तो 1 का मतलब 20 होता है, तो 11 का मतलब कितना होगा? तो 220 यानी 220 हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, दी गई संख्या है यहाँ पर, इसमें से कौन करेक्ट है ये आपको पता। देखो यहाँ पर आपको लेस देन हर जगह को यूज हुआ दिखेगा। तो आपको ये लेस देन का मतलब क्या होता है? देखो भैया, इसका पॉइंट ये मुख जिधर होगा ना वो वाला संख्या छोटा माना जाता है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर लिख, यानी कि यहाँ 15 से बड़ा संख्या तो 20, ये अगर कहीं पर लिखा गया है इस तरह का तो ये गलत है। आपको सही ढूँढना है। सही ढूँढने में तकलीफ हमको क्या होगा कि यहाँ पर संख्या फ्रैक्शन में दिया गया है हर संख्या। अब फ्रैक्शन में है तो इसको आप डेसिमल में ले आओ या कुछ और भी बहुत सारा तरीका से बनाया जाता है। हम लोग इसको डेसिमल में लाने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला है 13 बटा, जब हम लोग इसको डेसिमल में लाएँगे तो ये तो भाग जाएगा, नहीं तो हम लोग डेसिमल लगाया, दशमलव लगाया और यहाँ पर अब 6 टाइम्स चला जाएगा ये, तो यहाँ पर एक, फिर यहाँ पर 4 आया क्योंकि डेसिमल लगाया है इसलिए एक और 0 बिठा सकते हैं। एक बार में जाएगा ये, तो 21। जब हम लोग इसको काटेंगे, छोटा करेंगे तो ये घट के 19 हो जाएगा, कटा नहीं। तो हम लोग इतना लेके छोड़ देते हैं, यानी कि 13/21 का मतलब डेसिमल में कितना हो गया? पॉइंट। अब दूसरा नंबर है यहाँ पर 57/97, 97 डिवाइडेड बाय, सेम उसी तरह से करके देखते हैं 13 और 20 को, जैसे 21 को जैसे हम लोगों ने किया। 97 से हम लोग 57 को डिवाइड करने का कोशिश, डिवाइड होगा नहीं यानी कि पॉइंट लगाना होगा, तो पॉइंट लगा के 0 लगा दिए। अब हम लोग इसको 5 बार में कर सकते हैं। 5 सत्ते 35 का 5 हासिल 3, 5 9 45 और 3 ये हो 8। अब हम लोग इसको जब घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा चूंकि ये 16, 16 में जब हम लोग 8 घटाएंगे 8 बचेगा बचेगा, तो 85 फिर से डिवाइड नहीं होगा 97 से, हम लोग पॉइंट लगाएं इसलिए 0 फिर से लगा सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे तो ये 8 बार में डिवाइड होने को मिलेगा, पूरा तो नहीं जाएगा। 8 सत्ते 56 का 6 हासिल 5
8 9 72, 72 और 5 जब जोड़ेंगे तो जाएगा। जब हम लोग इसको घटाएँगे तो यहाँ 4 पाएँगे और यहाँ पर आ जाएँगे। 2 घर तक हम लोग लेके अभी छोड़ते हैं, यानी कि 57/97 का डेसिमल वैल्यू कितना आया? 2 पॉइंट, यहाँ पर हम लोग 0.58। अब इतना बनाने के बाद एक बार आप चेक करो, क्योंकि 1 या 2 ऑप्शन तो यहीं पर एलिमिनेट हम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप देखो इन दोनों में कौन बड़ा है? ये वाला बड़ा है। यानी कि ये वाला जो बड़ा है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू यहाँ पर लिखा गया ये तो गलत है वैल्यू, ठीक है? यानी कि 57/97 पहले आएगा और 13/21 बाद में आना चाहिए। तो जहाँ पर भी 57/97 13/21 से पहले आ गया उस ऑप्शन को, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। उसके बाद में आप यहाँ पर भी देख सकते हो, देखो 57/97 13/21 से पहले आया है, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन एलिमिनेट। अब उसके बाद में हम लोग इसको चेक करेंगे, 52/94 डिवाइडेड बाय 90 को आप डिवाइड करो, डिवाइड होगा नहीं तो फिर से वही तरीका, पॉइंट लगाएँगे और यहाँ पर लगाएँगे, तब ये 5 बार में चला जाएगा, 5 चौके 20, 5 नौ 45 और जब हम लोग इसको छोटा करेंगे, घटाएँगे तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 11 12, 12 में 5 7 घटाएँगे तो 5 हो जाएगा, 50 पॉइंट लगाएँ इसलिए एक और 0 लगा सकते हैं, फिर से 5 बार ही जाने खोजें, फिर से यहाँ पर 470 आ गया, फिर से जब इसको हम लोग घटाएँगे तो आ जाएगा आपका 13 3 यानी कि 30। तो इसका डेसिमल वैल्यू कितना है? 0.55, 0.55। अब इन दो तीनों में देखो सबसे छोटा कौन है? ये, और ये किसको डिनोट कर रहा था? 52/94 को डिनोट कर रहा था। यानी कि 52/94 इन दोनों से आगे आना चाहिए। इस ऑप्शन में 13/21 और 57/97 से 52/94 आगे आया, उसको एलिमिनेट करो। तो ए और सी को तो चेक ही मत करो, पहले एलिमिनेट हो गया। बी को चेक करो। यहाँ पर देखो 57/97 ये पहले आ गया है 52/94 से, तो ये गलत है। ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हुआ। यानी कि अब तो एक ही ऑप्शन बचा, अब सही होना तो इसका मजबूरी है, तो बाकी ठीक है, समझ में आ गया। अगर ये एलिमिनेट नहीं होता तो इसका भी वैल्यू हम लोग पुट करके देखते आने का। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा-सा लेंदी हो जाता है ये प्रोसेस, क्योंकि डेसिमल लगाने का ज़रूरत पड़ता है। लेकिन अगर अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट है, तो फिर जल्दी बन जाएगा एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। द डिफरेंस ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज़ 50 एंड देयर रेशियो इज़ 7:2। देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। प्रोडक्ट का मतलब गुणा होता है। देखो हिंदी में सवाल है, 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 50 है और उन दोनों का अनुपात 7:2 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो संख्याओं का अनुपात कितना है? 7:2। अब इन दोनों को जब हम लोग गुना करते हैं तो कितना आना चाहिए? 14 आना चाहिए। हमसे यही तो पूछ रहा है कि गुणनफल कितना होगा, प्रोडक्ट कितना होगा? तो देखो आंसर वही होगा जो 14 से डिवाइड होता है। क्या 1600 14 से डिवाइड नहीं होगा? 1200 भी नहीं होगा, 1400 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इन गिवन ऑप्शंस में से सिर्फ 1400 ही है जो 14 से डिवाइड होता है, बाकी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रुपीज 80,000 आफ्टर 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 20% पर एनम, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। याद रहे, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर 80,000 रुपए के 2 वर्षों के बाद 20% वार्षिक दर से कितने रुपए होंगे? देखो कैसे बनाते हैं। मतलब हमारे पास क्या क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। प्रिंसिपल दिया है 80,000, ये रहा प्रिंसिपल 80,000। उसके बाद टाइम दिया है हम लोग को 2 years और रेट भी हम लोग को दिया है 20% पर एनम है। लेकिन हमको कैलकुलेट करने बोला है हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक रूप से। हाफ ईयरली जब कैलकुलेट होगा ना बेटा, उस वक़्त ये 2 साल है, 2 साल में कितना बार हाफ ईयरली आता है ये देखो तो, यानी कि 6 मंथ कितना बार आएगा? 4 बार। यानी कि ये टाइम को हम लोग को 4 काउंट। और ये जो 20% है, ये तो पर एनम है ना, यानी वार्षिक है। देखो ना यहाँ पर दिया है 20% वार्षिक, इंग्लिश में भी देखो 20% पर एनम मतलब एनुअली, पर ईयर। ये तो पर ईयर है, तो 6 महीना में अगर कैलकुलेट करना है तो रेट आधा हो जाएगा, यानी कि 10%। यानी कि अब हमारे पास प्रिंसिपल कितना है? 80,000। टाइम कितना है? 4। 4 साल नहीं बोल सकते हैं अभी हम लोग, ये हाफ ईयरली है, 4 हाफ ईयरली है यहाँ पर। और रेट है हमारे पास 10% हाफ ईयरली, वो भी। तो हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है अमाउंट, यानी कि 80,000 रुपए को 2 साल के लिए कहीं पर रखा गया, मान लो बैंक में रखा गया, और 20% वार्षिक ब्याज दर था, तो 2 साल बाद वो पैसा कितना रुपए हो जाएगा? यानी कि मिश्र धन एक तरह से।
कई तरीके से बना सकते हैं हम लोग, मैं इस तरीके से बना रहा हूँ। देखो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं और इधर में मैं लिखता हूँ प्रिंसिपल कितना है 80,000, लेकिन मैं रेट के हिसाब से जाना पसंद, ठीक है? रेट कितना है 10%, 10% को तो हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं 1/10, यानी कि अगर प्रिंसिपल 10 है, तो अमाउंट कितना होगा? अमाउंट होगा 11, क्योंकि वो प्रत्येक साल 1 बढ़ता जाएगा ना, तो 11 हो जाएगा वो। समझ में आ गया? तो यानी कि प्रिंसिपल अगर 10 है, तो अमाउंट 11 होगा। ऐसा कितना बार होगा? 4 बार होगा। प्रिंसिपल 10 है, तो अमाउंट 11, प्रिंसिपल 10 है, तो अमाउंट 11, और चौथा टाइम भी प्रिंसिपल 10 है, तो अमाउंट 11। बस अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, यानी कि गुणा कर लो। 10, 10, 10 को 4 बार गुणा करोगे, तो 4 बार 0 आएगा, यानी कि 10,000। 11, 11, 11 को आप जब 4 बार गुना करोगे, तो 11, 11, 21, 121 गुना 121, इन दोनों को आप गुना करो, उसके बाद यहाँ पर लिख लो, ये हो जाना चाहिए 14641, ये संख्या। अब देखो बनेगा कैसे? हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है, ये तो अमाउंट है ना, ये जो निकला ये पोर्शन यही अमाउंट है ना, तो यही आंसर है, इसी का वैल्यू निकालना है। लेकिन प्रिंसिपल तो क्या 10,000 था? प्रिंसिपल तो असल में 80,000 था, यानी कि ये कितना है? 8 गुना है। तो बस प्रिंसिपल को 8 गुना करने पर यहाँ पर जो 10,000 निकला है, इसको 8 गुना करोगे, तब ओरिजिनल प्रिंसिपल पाओगे। उसी तरह से जब इसको आप 8 गुना करोगे ना, तब आप ओरिजिनल अमाउंट पा जाओगे, मूलधन पा जाओगे। तो आप 14,641 इसको आप 8 से गुना करो, आंसर तक 8 एका 8, 8 एका 8 का 8 एका 8, 8 चौके 32, 8 छक 48, 48 में जब 3 जोड़ोगे तो 51, 8 चौके 32, ये आंसर होगा, क्योंकि इसी से तो मैच कर रहा है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पूरा भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, फिर भी कर लेते हैं हम लोग। 8 छक 48 से 51 का एक हुआ था, 8 चौके 32, 32 में जब 5 जोड़ोगे तब ये हो जाएगा 37, हासिल 3 बचा है, 8 एका 8, 8 और 3 11, यानी कि 117 और 128, जो कि यहाँ दिख रहा है 117। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। A man is 26 years older than his son. After 3 years, his age will be 3 times of his son's age. Find the present age of the father. देखो पिताजी है, फादर है, और एक तरफ सन है। इन दोनों का एज का डिफरेंस हमको दिया है 26 साल, यानी कि पिताजी सन से 26 साल बड़ा है, तो हमसे पूछ रहा है कि पिताजी का प्रेजेंट एज क्या होगा। देखो ये ऑप्शन को तो आप शुरू में ही एलिमिनेट करो, ऑप्शन ए को। क्यों? पिताजी का एज अपने बेटे के एज से 26 साल बड़ा है, यानी कि पिताजी 26 साल ज़्यादा बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? कम से कम 10 वर्ष तो नहीं होगा ना पिताजी का उम्र, तो इसको तो आप शुरू में ही एलिमिनेट करो। 26 से ज़्यादा होना चाहिए ना पिताजी का उम्र। तो हम लोग अब ऑप्शन से ही हम लोग जाते हैं कि ये 3 ऑप्शंस में से कोई आंसर है। देखो अब कंडीशन को फुलफिल कराने का कोशिश करते हैं। जिस ऑप्शन के साथ कंडीशन फुलफिल होगा, वो हमारा आंसर होगा। तो हम चेक करना चाहते हैं 36 क्या हमारा आंसर हो सकता है? अगर पिताजी का उम्र 36 अगर हम लोग मान लें, तो बेटे का उम्र कितना होना चाहिए? बेटे का उम्र कितना होना चाहिए? ताकि डिफरेंस 26 निकल जाएगा। तो भाई 36 में 26 को घटा दो ना, यानी कि 10 होगा बेटे का उम्र। हम लोग 36 को चेक करना चाह रहे हैं। अब दूसरा कंडीशन को भी फुलफिल कराना होगा कि आफ्टर 3 इयर्स 3 साल बाद, तो 3 साल बाद कितना उम्र हो जाएगा पिताजी का? 39 हो जाएगा, और बेटे का 3 साल बाद कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, है ना? तो 3 साल बाद हिज यानी कि पिताजी का एज 3 गुना हो जाएगा अपने बेटे के एज से। तो देखो 3 साल बाद बेटे का एज है 13, पिताजी का एज है 39। क्या ये 3 गुना है? बिल्कुल है, 13 तिया 39। यानी कि ये कंडीशन को फुलफिल किया, यानी कि जो हम लोगों ने 36 माना है ना पिताजी का, वो करेक्ट है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस तरह से ऑप्शन से जाओगे ना, बहुत जल्दी बनेगा। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मुझे लिख के दिखाना पड़ रहा है। अदरवाइज ये पेन फ्री क्वेश्चन था, पेन ही छूने की जरूरत नहीं था। बनाते जाते और 36 को चेक करते और आंसर आ जाता, क्योंकि 10 तो देखते मतन हम लोग इसको एलिमिनेट कर चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। A certain sum of money was invested on the simple interest, एसआई का बात कर रहा है, at some certain rate of interest for 6 years, 6 साल के लिए। If it was invested at the rate of 3% more, rupees 900 more would have received, find the sum। सवाल समझा दे रहा हूँ, हिंदी में खुद ही पढ़ के समझ सकते हो, फिर भी मैं बता रहा हूँ। देखो कोई धन है, कोई रुपया है, कोई प्रिंसिपल है, कितना रुपया है नहीं मालूम, लेकिन उसको इन्वेस्ट किया गया, कहीं पर लगाया गया, मान लो बैंक में ही रखा गया 6 साल के लिए। तो उसको कुछ वहाँ से रिटर्न तो मिल रहा है ना, कुछ रुपया,
ज़्यादा ही मिलेगा, जिसको एसआई वहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होने के बाद, ऐड होने के बाद। अगर बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 3% ज़्यादा में रखा होता ना वो, तो ₹900 ज़्यादा मिलता। ये ₹900 6 साल में ज़्यादा मिलता। तो देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% और टाइम 6 साल, तो परसेंटेज के हिसाब से अगर बात करें तो 3 गुना 6 यानी कि 18%। 18% का मतलब यहाँ पर ₹900 है, ये कहने का मतलब। तो 100% का मतलब कितना होगा ये हमको पता करना है। 1 का मतलब कितना होगा? 50, क्योंकि 18 पचे 90 होता है। तो 1 का मतलब 50, तो हमसे पूछ क्या रहा है? सम। सम यानी कि प्रिंसिपल हमेशा परसेंटेज में 100 रहता है। तो भाई 100 इधर 2 ज़ीरो लगा दो, 100 बन गया। तो इधर भी 2 यानी कि 5000 करेक्ट। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सरल करें या सिंप्लीफाई। यहाँ पर दिया 2/5, देखो 2/5 प्लस 2/9, भाग का चिन्ह है और ये ब्रैकेट में है ओपन, 2/5 फिर से प्लस 5/9 ब्रैकेट क्लोज। बदमाश का रूल के हिसाब से सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? ब्रैकेट का। इसलिए डिवीजन से भी पहले हम लोग ब्रैकेट को हटाने का कोशिश। तो ब्रैकेट को हटाने के लिए क्या करना होगा? 5 और 9 तो एलसीएम लेते हैं हम लोग, 5 9 45 ये हुआ। 5 से जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 5 9 45, 9 दूना 18 यहाँ पर आया, जोड़ यहाँ पर 10 आया, ब्रैकेट अभी भी क्लोज है, भाग सेम प्रोसेस यहाँ भी करना होगा, ये 45 आएगा, 18 और यहाँ पर हो जाएगा 5 पचे 25 इस बार, ठीक है? उसके बाद में 18 और 10 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग पाते हैं 28/45 भाग, और इसको जब जोड़ते हैं तो हम लोग हो जाएगा 43 डिवाइडेड बाय 45। अब ये जो भाग का चिन्ह है ना, इसको हम लोग उल्टा के लिख देंगे, मतलब गुणा में परिवर्तन करेंगे और सामने वाले फ्रैक्शन को उल्टा देंगे, यानी कि हो जाएगा 28/45 गुना 43/45 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 45/43। ये चीज़ तो जानते होंगे। 45 यहाँ से कट गया, 28 और 43 कभी नहीं कटेगा, तो ये उतना ही लास्ट तक बना रहेगा, यानी कि 28/43 यही हमारा आंसर। ये देखो ऑप्शन बी में वही तो है, 28/43, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द मीडियन। रेलवे का ये पेट क्वेश्चन है, यानी कि हर सेट में ये क्वेश्चन डालेगा है, मोड मीडियन, बाद मीन मोड मीडियन जो होता है। मीडियन और कुछ नहीं है, बल्कि आप जो यहाँ पर नंबर सीरीज आपको दिख रहा है ना, माध्यमिका हिंदी में बोलते हैं। माध्यमिका मतलब क्या? मध्य वाला। इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में सजा के लिखो, यानी कि सबसे पहले छोटा को लिखो, यानी कि 11। उसके बाद में क्या आएगा? यहाँ पर देखो सबसे छोटा, उसके बाद क्या है? 23, उसके बाद में 25, उसके बाद में 26, उसके बाद में 29, उसके बाद में 31 और उसके बाद में 39 39, ये हम लोग सजा के लिख दिया। अब इसमें से जो सबसे बीच में आया है ना, वही है हमारा माध्यमिका, जो मध्य में आया है, यानी कि मिडिल में जो आया है वही है मीडियन। देखो इधर भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो बीच में कौन आ रहा है? 26 आ रहा है, तो 26 ही हमारा आंसर है, राइट आंसर। इतना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाइम इन वर्क का एक सवाल है। P इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज Q, यानी कि P Q से काम करने की क्षमता में, काम करने में 2 गुना है, यानी कि अगर P 2 ठो काम करता है तो Q उसी समय एक ही काम कर पाता है। तो P ज़्यादा तगड़ा है, डबल है भाई। बोथ वर्किंग टुगेदर, दोनों काम साथ में करने से कैन फिनिश सम वर्क इन 22 डेज, अगर दोनों जन मिलके काम करते हैं ना तो 22 दिन में कोई काम को खत्म कर देते हैं। हाउ मेनी डेज विल क्यू फिनिश द सेम, हाउ मेनी डेज विल क्यू टेक टू फिनिश द सेम वर्क वर्किंग अलोन, अगर क्यों अकेले काम करेगा तो उसी काम को कितने दिन। देखो काम कितना है पहले ये निकालते हैं हम लोग, टोटल वर्क निकालेंगे। देखो दोनों जन मिल के अगर काम करेंगे तो कितना यूनिट काम होगा? 3 यूनिट काम होगा, और दोनों जन मिल के काम कर रहा है, 22 दिन में काम खत्म हुआ। टोटल कितना काम हो रहा होगा ये पता हम लोग कर लेंगे, 66 काम। ये जो निकला है ये है टोटल। ये तो दोनों जन मिलके करने से 66 दिन लगेगा, अगर क्यों अकेले करता तो कितना दिन लगाता? ये देखो ये टोटल काम है 66, अब क्यों अकेले उस काम को करने में कितना दिन लगेगा? तो क्यों 1 दिन में इतना यूनिट काम करता है, यानी 1 यूनिट करता है, तो 66 ठो काम करने में कितना टाइम लगेगा? 66 दिन ही लगेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया? इसी जगह में अगर बोला रहता पी को कितना दिन लगता है,
तो पी देखो एक दिन में 2 काम करता है, तो आप क्या करते 66 से 2 को भागा कर देते, यानी कि 33 आता, जो कि ऑप्शन में है। ठीक है? तो 33 पी के लिए होता है, लेकिन क्यू के लिए तो 66 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नंबर 10, अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ देयर डिजिट्स। If 27 is added, it becomes 7 times of the sum of their digits. What is the 2 digit number? देखो ऐसे सवाल बड़ा कंफ्यूजन रहता है लैंग्वेज में, आपको ध्यान से समझना। इंग्लिश नहीं समझ में आता है तो तुरंत आप हिंदी को कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो ऑनलाइन एग्जाम होना है ना, तो आप वहां पर लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। एक 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुणी है। 2 अंकों की संख्या किसे कहते हैं? सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या है 10, सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या है 99, इसमें 2 अंक आएगा, इकाई और दहाई। तो बोल रहा है संख्या इन्हीं के बीच में है। ठीक है? देखो ऑप्शंस में भी वही सही है। तो बोल रहा है कि वो 2 अंकों की संख्या आप कुछ भी हो सकता है, 10, 11, 12, 99 के बीच तक कुछ भी हो सकता है। ए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ देयर डिजिट, यानी कि मान लो वो संख्या अगर 10 है, तो 10 में जो-जो संख्या है 1 और 0, इन लोगों को जब हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। ये 1 का 4 गुना होगा ये 10, ऐसा वो कहना चाह रहा है। देखो ऐसे क्वेश्चंस को बनाना है ना तो ऑप्शन से जाओ। मैं ऑप्शन फर्स्ट को चेक करना चाह रहा हूँ 24। मान लो वो संख्या 24 है, चेक कर रहे हैं। तो 24 के में जो-जो अंक यूज़ हुआ है, 2 और 4 यूज़ हुआ है ना, इनको जब हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए? क्या ये 4 गुना है? हाँ, बिल्कुल है। छो-छो के 24 4 गुना है। यानी कि ये पहला कंडीशन को फुलफिल किया। दूसरा कंडीशन को भी अगर फुलफिल किया ना तो यही आंसर होगा। दूसरा कंडीशन में बोल रहा है यदि उस अंक में यानी कि इस 24 में 27 अगर जोड़ा जाए, तो फिर वो 6 का 7 गुना हो जाएगा। जब इनको हम लोग जोड़ते हैं तो क्या 6 का 7 गुना होगा? 6 का 7 गुना मतलब कितना होना चाहिए? 42 होगा। तो क्या ये 42 होगा? 4 और 7 को जब हम लोग जोड़ते हैं तो 11 आएगा, तो 42 तो कभी नहीं आएगा, यानी कि 24 आंसर नहीं। इस तरह से आप सभी ऑप्शंस को एक-एक बार चेक करोगे, तब आंसर तक पा जाओगे। तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन डी को चेक कर रहा हूँ। मान लो वो संख्या अगर 36 है, तो इनके डिजिट्स को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 और 6 9 आएगा। तो 9 से ये क्या 4 गुना हो रहा है? 9 4 36, हाँ, हो रहा है, पहला कंडीशन फुलफिल। दूसरा कंडीशन था अगर इसमें मैं 27 जोड़ूँ, 27 जोड़ने के बाद में वो 9 का 7 गुना बन जाएगा। 9 का 7 गुना कितना होगा? 9 सते 63, यानी कि यहाँ पर जोड़ने पर 63 आना चाहिए। देखो 6 और 7 13, 3, 3 2 5 और 1 6, 63 भी आ रहा है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आप ऑप्शन से जल्दी से चेक करके आंसर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखो। पी रन्स 50 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट आवर, यानी कि पहला घंटा वो 50 किलोमीटर की प्रति घंटा के हिसाब से जाता है, उसका स्पीड है 50 किलोमीटर। और दूसरा घंटा यानी कि नेक्स्ट 2 आवर्स 70 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाता है, तो व्हाट इज़ हिज एवरेज स्पीड? देखो मान लो यहाँ से यहाँ तक उसका जाना है, दूरी है। तो पहला घंटा मान लो यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ तक वो उसका स्पीड है, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसका स्पीड था 50 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक वो जाने में 70 किलोमीटर पर आवर लगाया है, और यहाँ पर 1 घंटा लगा और यहाँ पर 2 घंटा, यानी कि बीच में 1 घंटा है और यहाँ पर भी 1 घंटा लगा है। तो टोटल 3 घंटा टाइम लगा है ना उसको, है ना? यानी कि अगर हम लोग अलग-अलग स्पीड प्रत्येक घंटा का बात करें तो यहाँ 50 किलोमीटर, यहाँ पर 70 किलोमीटर और यहाँ पर भी 70 किलोमीटर है। एवरेज स्पीड हमको निकालने बोल रहा है, तो एवरेज का मतलब क्या होता है? सम ऑफ द आइटम्स, यानी कि हमको 50 जोड़ 70 जोड़ 70 करना है, डिवाइड करना है उसको 3 से, आंसर हमारा आ जाएगा। जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो ये निकल के आता है 190, 190 बटा 3, 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा पूरी तरह डिवाइड, तो डिवाइड करो, डेसिमल में है हमारे ऑप्शंस। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6 से जाएगा, 3 छक 18, यहाँ 1 आया, यहाँ 0 आया, फिर से 3 बार लेंगे, 3 तिया 9, यहाँ पर आ गया हमारा 1, अब नहीं जाएगा तो डेसिमल लगाते हैं और यहाँ 0 लगाते हैं, फिर से 3 बार लेंगे, फिर से 9 आएगा। इस तरह करके ये अनंत काल तक 333 कभी नहीं कटेगा, जाते रहेगा। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा 63.33 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 12। वी बॉट एन आर्टिकल एट रुपीज़ 1200, 1200 रुपया में कोई सामान खरीदा। सोल्ड इट एट 10% प्रॉफिट, प्रॉफिट ₹10 प्रॉफिट में बेच दिया। देखो सीपी कितना है उसका? रुपीज़ 1200।
1200 में खरीदा और प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 10% प्रॉफिट है। तो ज़रा मुझे बताओ तो एसपी कितना हुआ इसका? 1200 का 10% आराम से आप पता कर लोगे। आप एक ज़ीरो को काट दो ना 120 तो 120 इसमें जोड़ दो यानी कि 1300 ये हमारा इसमें है सेलिंग प्राइस निकला 1320। अब आगे क्या कह रहा है? अगर वो 1320 में ना बेचकर 1380 में बेचा होता ना तो प्रॉफिट ज़्यादा मिलता तो कितना ज़्यादा मिलता? जब 1320 में बेच रहा था तब 10% प्रॉफिट कमा रहा था। अब 1380 में बेचेगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा यही हमको पता करना है। कितना ज़्यादा वो बेच रहा है आप पहले इसको देखो यानी कि 1320 और 1380 में डिफरेंस कितना का है? 60 का है। यानी कि 60 कितना परसेंट है यही होगा हमारा आंसर। 60 कितना प्रतिशत है? किसमें? 1200 में। सीपी तो इतना है ना। 60 डिवाइडेड बाय 1200 हाँ, तो ये 0, 0 खत्म हो गया, ये 0, 0 यहाँ से खत्म हो गया, 6 से जब कटेगा तो 2 बार जाएगा, 2 से इसको कटेगा तो 5 बार जाएगा, तो यानी कि 5% हमारा आंसर होगा। यानी कि उसको पहले से 10% मिल रहा था, अब 5% अधिक मिलने लगेगा, तो 5 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द मोड। तभी मैंने बात किया ना मीन, मीडियन, मोड, तो हम लोग मीडियन तो देख लिया, मोड को अब देखते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं बहुलक। बहु का मतलब ही होता है बहुत, है ना? तो यहाँ पर जो एक नंबर सीरीज़ आपको दिख रहा है ना, इसमें कौन वह संख्या है जो बहुत बार आया है, यानी कि सबसे अधिक बार आया है? आप इसको देख लो। देखो 72 सबसे पहले इस जगह, यहाँ पर 72 एक बार आया है और कहीं पर 72 आया है? नहीं आया है, तो ये एक ही ठो है। एक लिख देता हूँ इसका नीचे। उसके बाद देखो 74 को, ठीक है? 74 कितना बार आया है? यहाँ पर भी आया है और नहीं आया है, तो ये 2 बार आया है। उसके बाद देखो 75 को देखो, 75 यहाँ एक बार आया है, यहाँ भी एक बार आया है, यहाँ भी एक बार आया है और आया है? नहीं, ये 3 बार आया है। उसके बाद देखो 76 को, 76 यहाँ आया है और कहीं नहीं आया, ये भी एक बार आया है। उसके बाद 75 तो कर लिया, 74 भी कर लिया, 73 को देखो, 73 कहीं पर आया है? हाँ, तो यहाँ आया है और एक बार यहाँ आया है, यानी कि 2 बार आया है। उसके बाद 71 एक ही बार आया है, 77 भी एक ही बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? देखो यहाँ पर 3 बार ये आया है, 25 तो 75 हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। इतना आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्व एक यहाँ पर सरल करो ही है, हल करें। देखो सवाल क्या है, 0.3 बार 0, 0, 0, 81 डिवाइडेड बाय, तो हम लोग सीधे बट्टे में लिख 0.0। इस पॉइंट को हटा के आप ऊपर में एक लिख सकते हो, तो जानते हो। और पॉइंट के राइट हैंड साइड में जितना ठो संख्या है उतना ठो जीरो। सेम चीज़ यहाँ पर भी हम लोग करेंगे। नीचे 1 लिखेंगे। कितना ठो संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 ठो 0, 4, 5। पर इसका तो अब वैल्यू कुछ नहीं, खत्म हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी 0 रहेगा, खत्म हो चुका है, क्योंकि पॉइंट भी नहीं रहा। अब इसको काटो, 9 से जब इसको काटोगे तो हाँ, 81 9 बार जाएगा। ये 0 यहाँ से कट गया। अब आया कितना? 9 और यहाँ 1000। अब इसको आप भाग देने मत लग जाओ बच्चों की तरह। हम लोग जानते हैं कि अगर नीचे 1 है और उसके बाद जितना 0 है ना, वो उतना ही संख्या के आगे तरफ आप पॉइंट लगा दो। यानी कि ये हो जाएगा 9 और देखो 1 के बाद में कितना ठो 0 है? 3 0 है, तब 3 घर के आगे उसका डेसिमल होगा। तो 1 तो ये खुद है, उसका 2 0 लगा दो, 3 घर हो गया और यहाँ पर पॉइंट ले बैठेगा और यहाँ एक और 0। इस 0 का तो मतलब नहीं, 0.009 ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन बी में यही तो दिख रहा है। अब इसको भाग करके देखो, उतना ही आएगा। लेकिन शॉर्टकट तरीका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 नंबर और आज का सेशन का आखिरी सवाल है ये। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 90 टेबल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 60 टेबल्स, यानी कि 60। फाइंड द परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज। देखो बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ यानी कि ऑफ 90 टेबल बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ एसपी ऑफ 60 टेबल। तो हमको प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। देखो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? सीपी और इस एसपी को इधर ले आता हूँ, सीपी बटे एसपी, और यहाँ 60 है, तो मैं इस 90 को इधर ले आता हूँ, तो यहाँ पर 90 हो गया। बस इसको हम लोग छोटा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। 30 से मैंने काट दिया, 30 दूना 60, 30 तिया 90। यानी कि अब हमारा सीपी कितना है? 2 और एसपी कितना है? प्रॉफिट हो रहा है ना? कितना का हो रहा है? 1 का हो रहा है। किस पर? 2 पर हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना हो जाएगा? 1/2।
और परसेंटेज चूँकि निकालना है इसलिए 100 से गुना करोगे, तो 100 से जब गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 50%। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैथमेटिक्स का हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। और यहाँ तक पहुँच गए तब तो इसका मतलब वीडियो ने पूरा ही देखा होगा आपने वीडियो। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ टिल द नेक्स्ट वीडियो कम्स।